नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था और पहला चैप्टर में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर डिस्कस कर दिए थे। अब तीनों लेक्चर के बारे में बता दूं। पहला जो लेक्चर था दोस्तों वो था सेल यानी कोशिका क्या है। पहले हमने आपको कोशिका के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोशिका के प्रकार के बारे में, सेल का प्रकार क्या है, कोशिका का प्रकार क्या है। तीसरा जो हमारा लेक्चर था दोस्तों वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। आज का हमारा जो ये लेक्चर है यह लेक्चर नंबर 4 और चौथे लेक्चर में हम कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें मियोसिस, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया सम्मिलित है। इसी में आपको देखना है कि सेल डिवीजन यानी कोशिका जो विभाजन है वो कितने चरण में संपन्न होती है, कैसे होती है। तो बिल्कुल भी आसान भाषा में इस टॉपिक को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी छात्र हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बीएससी की समस्त तैयारी सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज सम्मिलित हैं। और ज़्यादातर हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो उनके लिए हम क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लेकर के आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लेक्चर नंबर 4 कोशिका विभाजन। तो सेल डिवीजन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझना होगा। बेसिक चीजें ये है कि जिसमें हमने सेल के बारे में आपको बताया था, कोशिका आपको पढ़ा दी थी, कोशिका के प्रकार पढ़ा दिए थे। तो कोशिका में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपका आ जाता है जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, इसके कितने चरण हैं, इनको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही नींव है आपके पूरे पाठ्यक्रम की। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले आता है आपका सेल, जिसे आप कोशिका कहते हैं। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब क्या बनता है, एक ऊतक बनता है जिसे आप टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करेंगी, और बहुत सारे जब ऊतक इकट्ठा होंगे, कई सारे ऊतक, कई सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। कई ऑर्गन मिल करके एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे ऑर्गन सिस्टम आप बोलते हैं, और कई अंग तंत्र मिल करके एक ऑर्गेनिज्म का, एक जीव का निर्माण करते हैं। तो ये है जीवधारियों का वर्गीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कोशिका विभाजन, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या होता है कोशिका विभाजन? एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है। इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोलते हैं, यानी कि सेल डिवीजन बोलते हैं। ये कुछ फिगर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। जैसे आप देखेंगे पहला ये आपका यह है न्यूक्लियस। एक जब आपने देखा कि ये जो सेल है ये पहले एक पार्ट में था, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये 2 पार्ट की तरफ अग्रसर हो रहा है, डिपेंड यानी कि डिवाइड होने में। आप तीसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये जो सेल है ये क्या कर रहा है कि 2 पार्ट में डिवाइड होने के लिए एकदम से प्रिपेयर है। तीसरे में आप देखेंगे, तीसरा जो है इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे चौथा चरण जिसमें सेल डिवीजन अलग अलग यानी 2 कोशिकाएं अलग अलग विभाजित हो चुकी हैं। और ये विभाजित होती क्यों है, जरूरी क्यों है, इसको हम समझ लेते हैं। यानी कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, तो इसके 2 फैक्ट्स हैं। कोशिका विभाजन में 2 मेजर रोल यहाँ पर प्ले होता है। पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पहला आपका रोल है, और दूसरा रोल है रिप्रोडक्शन का, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, तो आप बताएंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है, और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए जरूरी है। चलिए आगे हम देखते हैं इसके नेक्स्ट फैक्ट को। तो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा था, तो विरचाउ ने देखा था। कब देखा था, 1855 में देखा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भाई कोशिका विभाजन यानी कि जो सेल डिवीजन है इसको सर्वप्रथम किसने देखा था, तो आप बताएंगे कि 1855 में
किसने देखा था? विर्चाओ ने देखा था। ओमिनेंस सेलुला एंड ई सेलुला, ये क्या होता है? ये होता है एक नई कोशिकाएं होती हैं जो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको पेरेंट सेल बोला जाता है, यानी कि मृत कोशिकाएं बोलती हैं। क्या बोला जाता है? मृत कोशिकाएं, मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल जिनको बोलते हैं आप, ठीक है। पेरेंट सेल यानी कि माता पिता, जिनमें दोनों के इंक्लूड गुणसूत्र होते हैं, यानी कि पेरेंट सेल इनको बोला जाता है। और ये आपका दिया गया है पेरेंट सेल। आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, ये जो है ये आपका पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल से यानी मातृ कोशिका से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डॉटर सेल का निर्माण होता है। इस चीज को आप समझेंगे। और डॉटर सेल को क्या बोलते हैं? सतत कोशिका बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सतत कोशिकाएं, ठीक है। तो आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। अब आगे हम देखेंगे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है दोस्तों। कितने प्रकार में है कोशिका विभाजन को डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी के। पहला आपका है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे एमेटोसिस बोलते हैं, एमेटोसिस डिवीजन बोलते हैं। दूसरा चरण है समसूत्री विभाजन, जिसे मिटोसिस डिवीजन बोलते हैं। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन कितने चरण में डिवाइड होती है, तो आप बताएंगे कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार से है। पहला है अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और तीसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अब हम देखते हैं असूत्री विभाजन क्या है। देखिए असूत्री विभाजन, जिसे ये प्रोकैरियोटिक जीवों में संपन्न होता है। सूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन। देखिए सूत्री विभाजन बोला जाए या समसूत्री विभाजन बोला जाए, इसका मतलब एक ही है। दोनों का नाम, यानी मिटोसिस को ही समसूत्री विभाजन बोलते हैं और सूत्री विभाजन भी बोलते हैं। तो ये कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन जो होता है, ये कायिक कोशिकाओं में होता है। और नेक्स्ट आपका तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, ये जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका तीसरा, जो अर्धसूत्री विभाजन है, जो जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक चीजों को हम समझेंगे, इनके विभाजन को हम समझेंगे। पहला आ जाता है आपका असूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं अमेटोसिस डिवीजन। ये क्या होता है? यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में संपन्न होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि असूत्री विभाजन कहाँ पर संपन्न होता है, तो आप बताएंगे कि ये विभाजन अविकसित, यानी कि जहां पर अविकसित कोशिकाएं हैं वहां पर ये संपन्न होता है। जैसे कि जीवाणु, नील हर्ष शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में। ओके, चलिए। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है। असूत्री विभाजन में केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा 2 भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है, और प्रत्येक भाग में एक संततित केंद्रक पहुंच जाता है। ठीक है, जो कि ये फिगर दिया गया है, ये आप देखेंगे केंद्रक है। ठीक है, और ये क्या होता है? पहले ये लंबा हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये पहले लंबा हो रहा है, फिर सीधा 2 भाग में, ये सीधा 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। और अब डिवाइड होकर के 2 भाग में ये अलग होकर के क्या हो जाता है? प्रत्येक भाग में एक सतत केंद्रक पहुंच जाता है, एक केंद्रक सतत पहुंच जाता है। ठीक है, यही इसकी प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक, जिसका नाम था वल्थेर फ्लेमिंग, इन्होंने 1879 में देखा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा, तो आप बताएंगे कि ये प्रक्रिया जर्मनी के जीव वैज्ञानिक ने देखा था, जिनका नाम था वल्थेर फ्लेमिंग। और कब देखा था? तो 1879 में देखा था। उन्होंने सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। देखिए पहले इसका नाम अलग था, पहले समसूत्री विभाजन का नाम क्या था? अलग था। लेकिन इन्होंने जो समसूत्री विभाजन है, इसका नाम माइटोसिस कब दिया? तो 1882 में इन्होंने इस प्रक्रिया का जो नाम है वो माइटोसिस दिया था। और यह विभाजन कायिक कोशिका, जिसे सोमेटिक सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल बोलते हैं। तो ये विभाजन कायिक कोशिका सोमेटिक सेल में होती है। इसका कार्य क्या है, यानी इसके फंक्शन क्या है समसूत्री विभाजन के? तो इसका कार्य यह है कि यह घाव भरने का कार्य करती है तथा कटे फटे अंगों की मरम्मत करती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रक्रिया में मृत कोशिकाएं, जो मातृ कोशिकाएं हैं यानी मदर सेल हैं,
मदर सेल से दो पुत्री कोशिकाएं यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि गुणसूत्र देखिएगा, जो पेरेंट यानी कि जो मदर सेल है उसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, लेकिन जो मदर सेल से दो डॉटर सेल हैं, जो डॉटर पुत्री हैं, जो डॉटर कोशिकाएं हैं, वो जो निर्माण होगा यानी कि मात्र यानी मदर सेल से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो जो दो पुत्री कोशिकाएं हैं उनके गुणसूत्र भी समान होंगे, यानी कि 46 गुणसूत्र दोनों में भी पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी जैसे कि 46 गुणसूत्र हैं, ध्यान दीजिए, ये आपकी मदर सेल है और इसके गुणसूत्र की संख्या 46 है, इससे दो डॉटर सेल का निर्माण होगा और दोनों में जो गुणसूत्र होंगे वो 46 पेयर होंगे। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन दो अवस्था में पूरा होता है। समसूत्री विभाजन कितनी अवस्था में पूरा होता है? तो दो अवस्था में। पहला आपका है अंतरावस्था जिसे इंटरफेज बोलते हैं और दूसरा है मिटोसिस फेज जिसे सूत्री व्यवस्था बोलते हैं। तो दोनों व्यवस्थाओं को हमको यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझना होगा, ध्यान पूर्वक आप सब इसको समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरा अवस्था की, इंटरफेज की। तो इसमें पहला जो चरण होता है कोशिका की विभाजन की तैयारी होती है, उसके बाद में सबसे बड़ी अवस्था इसमें इंक्लूड होती है और जिसमें 95% का समय लगता है। अब बात करेंगे सूत्री अवस्था की, तो जिसे मिटोसिस फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिटोसिस फेज, जिसमें पहले और बाद में पहले जो विभाजन होता है जिसमें केंद्र विभाजन, पहले केंद्र विभाजन होता है जिसे कायरोकाइनेंस बोलते हैं और बाद में जो विभाजन होता है उसके कोशिका विभाजन बोलते हैं यानी साइटोकाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सूत्री अवस्था यानी मिटोसिस फेज में दो चरण है। पहला जो चरण है उसमें विभाजन जो होता है वो कायरोकाइनेंस का होता है और दूसरे बाद में जो होता है वो साइटोकाइनेंस का होता है। तो केंद्रक विभाजन में यानी कि जो कायरोकाइनेंस है इसमें कितने फेज है? पहला आपका है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा आपका एनाफेज और चौथा आपका है टीलोफेज। ये चार जो हैं ये मुख्य केंद्रक विभाजक हैं कायरोकाइनेंस के। ठीक है, और कोशिका विभाजन के अंतर्गत यानी कि जो आपका साइटोकाइनेंस है इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, लेकिन दोनों में समान समान गुणसूत्र इसमें होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोफेज आपका दिया गया है, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है और ये टीलोफेज है। ठीक है, अब इस चीज को हमने पहले ही आपको समझा रखा था, तो आगे हम बढ़ लेते हैं, कोशिका विभाजन को देखते हैं। तो कोशिका विभाजन में अगला जो चरण है वो केंद्र विभाजन का है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो कायरोकाइनेंस में देखते हैं कि कायरोकाइनेंस क्या है, जिसमें दो चरण है। पहला है केंद्रक का विभाजन और इस विभाजन में 4 चरण है, यानी कि कायरोकाइनेंस में मिलाकर कितने चरण है? 4 चरण है और उसमें होता क्या है? केंद्रक का विभाजन होता है। तो कितने चरण में होता है? प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। अब आ जाता है यहाँ पर देखेंगे ये मदर सेल है और ये मदर सेल क्या कर रही है? मदर सेल ये दो डॉटर सेल का निर्माण कर रही है। ठीक है, ये मदर सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये मदर सेल है। मदर सेल क्या है? कोशिका विभाजन में साइटोकाइनेंस में जाएगी, तो साइटोकाइनेंस में दो कोशिकाओं में ये विभाजन करेगी। ये कितने कोशिका में? दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इसे मदर सेल बोलते हैं। तो मदर सेल क्या करेगी कि दो कोशिका का निर्माण करेगी, दो पुत्री कोशिका का निर्माण, डॉटर सेल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डॉटर सेल दिया गया। अब हम वन बाय वन करके देखेंगे कि प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है और टीलोफेज क्या है। पूर्वावस्था जिसे बोलते हैं, प्रोफेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्वावस्था। ठीक है, और पूर्वावस्था क्या है? तो कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत इसमें होती है। पूर्वावस्था में वास्तविक विभाजन की, कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। इसमें क्रोमोसोम्स के झुंड दिखाई देते हैं और इस अवस्था में क्रोमोसोम्स को गिना नहीं जा सकता। इसमें तारक काल जिसे सेंट्रियोसोम बोलते हैं, तो इसमें तारक काल यानी सेंट्रियोसोम दोनों ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोफेज फर्स्ट, ये आपका प्रोफेज है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आपका मेटाफेज क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आ चुका है मेटा फेज जिसे मध्यावस्था बोलते हैं, और मध्यावस्था यानी बीच की अवस्था। इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाता है और इस अवस्था में क्रोमोसोम्स को आसानी से गिना जा सकता है तथा अध्ययन की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ये जो अवस्था है ये सबसे
महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें तारक काय सेंट्रियोसोम दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा तारक काय से तुर्क तंतु जिसे स्पेंडल फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों दिया गया, ध्रुव दिया गया, इसे तारक काय बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रियोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने मध्यावस्था को समझा। अब आपका नेक्स्ट है पाश्चा अवस्था जिसे एनाफेज बोलते हैं। तो एनाफेज क्या है? ये एनाफेज का स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे ये एनाफेज है और इसमें है तुर्क तंतु जिसे स्पेंडल फाइबर्स बोलते हैं, स्पेंडल फाइबर बोलते हैं। ये क्रोमोसोम्स के दोनों ध्रुव की ओर खींचते हैं। क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं? दोनों ध्रुव की ओर खींचते हैं। ये आपका दिया गया है ये, ठीक है, ये स्पेंडल फाइबर्स है और ये दोनों क्या करते हैं? दोनों ध्रुव की ओर इसको खींचते हैं और यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। जो आपका एनाफेज है ये कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें टीलोफेज जिसे अंत्यावस्था बोलते हैं। अब ये आपका सबसे लास्ट चरण है कोशिका विभाजन में, जिसमें आप देखेंगे कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। ये आपका दिया गया टीलोफेज और टीलोफेज में आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है? अलग अलग। जो गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों की ओर, जो ध्रुव है वो विपरीत, देखिए आप ये बीच में गुणसूत्र और ये ध्रुव अलग है, ये ध्रुव अलग है, ये विपरीत दिशा में कर रहे हैं। तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ये देखिए ये चारों तरफ ये आप देख रहे हैं पतली ये लेयर जो देख रहे हैं, देखिए इस पतली लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ये आप देख रहे हैं ना, ये किनारे किनारे ये केंद्रक झिल्ली है। तो ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक का निर्माण होता है। एक कोशिका के अंदर देखेंगे कि दो केंद्रक, इसमें दो केंद्रक, अभी तक आपके इसमें एक केंद्रक थे, इसमें भी एक केंद्रक था, इसमें भी, लेकिन आप टीलोफेज में जब आप जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि दो कोशिका का इसमें दो केंद्रकों का इसमें निर्माण होता है। इसे आप बोलते हैं, इस अवस्था को टीलोफेज यानी कि अंत्यावस्था बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कोशिका का विभाजन यानी कि जो साइटोकाइनेंस है वो क्या होता है। देखिए साइटोकाइनेंस यह समसूत्री विभाजन की ओर अंतिम अवस्था होती है। जो समसूत्री विभाजन है इसमें ये अंतिम अवस्था होती है और इस अवस्था में कोशिका द्रव दो भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोशिका में दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए हमने आपको बताया था प्रोफेज फर्स्ट, इसके बाद मेटाफेज हमने पढ़ा, फिर एनाफेज पढ़ा, फिर टीलोफेज। टीलोफेज में हमने क्या पढ़ा कि इसमें दो केंद्रक का निर्माण हुआ। अब ये आपका जो फिगर है कि साइटोकाइनेंस है और साइटोकाइनेंस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा साइटोकाइनेंस को। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि इस अवस्था में कोशिका द्रव दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये आपका है, देखिएगा ये जो है ये टीलोफेज है एक प्रकार से, और ये क्या करते हैं, ये दो भाग में विभाजित हो जा रहा है, अर्थात एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और इसी को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेंस बोलते हैं। तो अगर आपसे साइटोकाइनेंस पूछा जाए कि साइटोकाइनेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि ये समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है और इस अवस्था में कोशिका द्रव जो है वो दो भाग में विभाजित हो जाता है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण इसमें होता है और इस अवस्था को हम बोलते हैं साइटोकाइनेंस यानी कोशिका का विभाजन। क्लियर इतनी चीजें? चलिए अब अगला जो आपका पॉइंट है ये है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। अब मियोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे तो फार्मर तथा मोरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि भाई अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका नामकरण किसने दिया था, तो इसका नामकरण फार्मर तथा मोरे ने दिया था और कब दिया था? तो 1905 में दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। ये दो पॉइंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते रहते हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। पहला तो ये है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन जिसका नाम है मियोसिस, ये कब दिया गया और किसने दिया? तो कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस जो नाम दिया था
वो फार्मर तथा मोरे ने दिया था। कब दिया था? तो 1905 में दिया था। इतनी चीज क्लियर है। दूसरा है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सर्वप्रथम खोज की थी वीजमैन ने। कब की थी? तो इनकी जो खोज हुई थी वो लगभग 1886 में हुई थी। ठीक है, 1886 में इसकी खोज की गई थी। लेकिन सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन की बात किया जाए तो स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। तो अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप आंसर करेंगे बीजमैन ने। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम इसका अध्ययन किसने किया था, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो आप बताएंगे स्टार्स बर्गर ने किया था। कब किया था? तो 1888 में किया था। कितने चीजें यहां से नोट डाउन हुए आपके? 4 पॉइंट। पहला ये है कि अर्धसूत्री विभाजन का जो नामकरण है वो कब हुआ? तो 1905 में हुआ। किसने किया? दूसरा पॉइंट तो फार्मर तथा मोरे ने किया। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो तीसरा आपका है वीजमैन ने की। और चौथा पॉइंट आ जाता है कि इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो स्ट्रासबर्गर ने किया। कब किया? 1888 में। आशा करता हूँ ये चीज आपकी क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट यह है कि यह विभाजन जो अर्धसूत्री विभाजन है, यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी कि स्पर्म और ओवम में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धसूत्री विभाजन जिसे आप मियोसिस बोलते हैं, ये विभाजन कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे कि ये विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। और जनन कोशिका जिसमें आप बोल सकते हैं स्पर्म, यानी कि जो ह्यूमन है यानी कि जो मैन है उसके स्पर्म में, और महिला के ओवम में ही होता है। दूसरा कि इसमें पुत्री कोशिका डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मात्र यानी कि जो मातृ कोशिका मदर सेल है उनमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। हमने क्या देखा था कि जो समसूत्री विभाजन था उसमें जो मदर सेल थी उनकी गुणसूत्रों की संख्या डॉटर गुणसूत्रों की संख्या की बराबर होती थी। ठीक है, एक मदर सेल 2 डॉटर पुत्री का निर्माण करती थी जिनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते थे, यानी कि बराबर गुणसूत्र होते थे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या है कि इसमें जो पुत्री कोशिका यानी कि जो डॉटर सेल है इसमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका यानी मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इस पॉइंट को एक बार फिर से देखिएगा। हमने ये देखा कि ये विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है जिसे आप स्पर्म और ओवम बोल सकते हैं। इसमें पुत्री कोशिका यानी जो डॉटर सेल है इसमें गुणसूत्र की संख्या मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मान लिया कि मदर सेल में कितनी गुणसूत्र की संख्या? 46, तो आप डॉटर सेल में इसकी आधी यानी कि 23 पेयर और 23 पेयर दोनों में 23 पेयर गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट यह है कि यह विभाजन की क्रिया 2 बार होती है जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिका यानी 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट समझेंगे कि ये जो विभाजन है यानी अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया है, जो विभाजन की प्रक्रिया ये 2 बार में होती है जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिका यानी 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। आशा करता हूं ये चीज समझ में आया होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर 46 गुणसूत्र हैं और 46 ये आपका जानो मदर सेल है और मदर सेल क्या कर रही है कि 2 डॉटर सेल का निर्माण कर रही है। डॉटर सेल पुत्री कोशिका है तो जिसमें 23 पेयर रहेंगे और यही 23 पेयर जब डिवाइड होंगे तो ये दोनों में 23 रहेंगे, यानी कि कितने? आप देखेंगे कि जो पुत्री कोशिका है मदर सेल है उसमें क्या हो जा रहा है कि उससे आधा हो रहा है, यानी कि ये दोनों डिवाइड क्या हो गई इसमें डिवाइड 23 पेयर। ठीक है, और हमने सूत्री विभाजन में क्या देखा था कि यहाँ पर 46 गुणसूत्र थे तो दोनों में जो डॉटर कोशिकाएं थी दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते थे। लेकिन इसमें क्या है? इसका आधा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हमने आपको बताया था कि 2 फेज में होती है। पहला अर्धसूत्री फर्स्ट जिसे मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं और दूसरा अर्धसूत्री सेकंड जिसे मियोसिस सेकंड बोलते हैं। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या आ जाता है? पहला आपका आ जाता है प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट जिसमें आपका आ जाता है प्रोफेज में फर्स्ट में आप पढ़ेंगे लेप्टोटिन, दूसरा है जाइगोटिन, फैक्टिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ये किसमें है? प्रोफेज फर्स्ट में है। ओके, और दूसरा आ जाता है अर्धसूत्री सेकंड। इसमें क्या है
कि समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है। इसमें एक जनक कोशिका की 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो मियोसिस अर्धसूत्री सेकंड है, इसमें क्या होता है कि एक जनक कोशिका यानी कि एक मदर सेल 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसको हम आगे देखेंगे। चलिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसमें आपने देखा ये प्रोफेज है, ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, जिसमें हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। प्रोफेज फर्स्ट है जिसमें आप लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेक्टिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ये आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेप्टोटिन क्या है। लेप्टोटिन, जिसे आप लेप्टोटिन बोलते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में सेम भी लिख सकते हैं। तो इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं और इन्हें हम काइमोनिमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइमोनिमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका है सेंट्रियोमेर। ठीक है, ये सेंट्रियोमेर है और इसमें आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं धागे की नुमा, तो यही आपका क्या दिया गया है, ये गुणसूत्र हैं। इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा बोला जाता है। ये आपका लिपोटेंट है। ठीक है, यानी कि माफ कीजिएगा, लेप्टोटिन ये आपका दिया गया है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे जाइगोटिन में ये कैसे परिवर्तित होते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लेप्टोटिन क्यों पढ़ा रहे हैं। लेप्टोटिन में हमने ये देखा कि इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं ये उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम क्रोमोनिमेटा बोलते हैं और ये इसका फिगर दिया गया है। ठीक है, ये सेंट्रियोमेर दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ना किससे, पिंक कलर से, ये सेंट्रियोमेर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है जाइगोटिन। ठीक है, जाइगोटिन क्या है? तो समजात गुणसूत्र जोड़े जो होते हैं, जो समजात गुणसूत्र जोड़े होते हैं, वो इसमें युग्म बना लेते हैं, जिन्हें सिनेप्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सिनेप्स इनको बोलते हैं। तो आपने ये देखा कि जो समजात गुणसूत्र थे, जैसे ये देखिए, ये दोनों ये समजात गुणसूत्र थे, इन्होंने एक युग्म बना लिया, एक पेयर बना लिया। किसमें? इस जाइगोटिन में। ठीक है, जाइगोटिन में क्या किया कि जो समजात गुणसूत्र थे उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और जिनको हम सिनेप्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका दिया गया है जिसे पैक्टिन बोलेंगे। अब पैक्टिन में क्या है? पैक्टिन क्या है? गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया इसमें पूरी हो जाती है और जो समजात गुणसूत्र के मध्य जीन होते हैं उनका विनिमय होता है और इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्र में अनुवांशिक यानी जेनेटिक सामग्री का विनिमय होता है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, जिससे अनुवांशिक विविधता बढ़ जाती है। आपने यहाँ पर देखा कि ये जो आपका दिया गया है पैक्टिन, जिसमें जो समजात गुणसूत्र के मध्य जिनका विनिमय हुआ यानी कि इनका आदान प्रदान हुआ, इसमें क्रॉसिंग ओवर इसको बोलते हैं और इसमें ये प्रक्रिया पूरा संपन्न हो जाती है। इतनी चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ये आपका है डिप्लोटिन और ये आपका है डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटिन क्या है? समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं इसमें। तो जो समजात गुणसूत्र हैं वो अलग अलग हो गए, इसमें देखेंगे समजात गुणसूत्र अलग अलग है। और डाइकाइनेसिस में क्या है कि समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं तथा तंतु यानी कि स्पेंडलेटेड फाइबर का निर्माण इसमें कर देते हैं। तो ये आपका दिया गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो स्पेंडेड फाइबर है वो इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये आपका दोनों स्ट्रक्चर है। पहला किसका है? पहला है डिप्लोटिन का। डिप्लोटिन में हमने देखा कि समजात जो गुणसूत्र थे वो अलग हो गए। डाइकाइनेसिस में क्या हुआ कि जो समजात गुणसूत्र थे अलग हो गए तथा जो तुर्क तंतु है जिसे स्पेंडलेटेड फाइबर बोलते हैं और इनका इसमें क्या हो रहा है? इसमें निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य संपन्न हो रहा है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है। ठीक है, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे समसूत्री विभाजन और इधर अर्धसूत्री विभाजन है। क्वेश्चन आता है डिस्कस या कि डिफरेंस बिटवीन, यानी कि समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। और ये 10 नंबर के लिए पूछा जाता है बीएससी में। ठीक है,
तो पहला इसमें ये दिया गया है कि यह विभाजन यानी समसूत्री विभाजन कायिक यानी सोमेटिक सेल में होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है। दोनों में पहला अंतर हो गया। दूसरा यह है कि समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। तीसरा पॉइंट यह है कि इस विभाजन यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या है कि इस विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए अब कॉमन इसमें कॉमन चीजें नहीं है, इसमें दोनों में अलग अलग चीजें हैं। हमने पहला अंतर ये देखा कि जो समसूत्री विभाजन है ये कायिक यानी सोमेटिक कोशिका में होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। इस विभाजन में यानी समसूत्री विभाजन में क्या होता है? कम समय लगता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में दो कोशिकाएं का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन में चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर है सतत कोशिका यानी कि समसूत्री विभाजन में सतत कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। इसमें सतत कोशिका में जनकों के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है और समसूत्री विभाजन में नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थ में आदान प्रदान यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है ये होती है। तो ये अंतर इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट अंतर थे वो इसमें थे जो मैंने बता दिया है, इसको आप याद रखेंगे। याद करने का तरीका ये है कि आप दोनों को आप अगर टेबल बना करके लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर बना है, ठीक है, हमने पहले इसमें बताया कि ये विभाजन सोमेटिक सेल में हो रहा है और ये जनन कोशिका में हो रहा है, यानी कि इसमें जनन कोशिका में हो रहा है। दूसरा इसमें समय कम लग रहा है और इसमें अधिक समय लग रहा है। इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और इसमें कितनी कोशिकाएं? तो चार कोशिकाएं का निर्माण हो रहा है। सतत कोशिका में जनक जैसी गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता इसमें नहीं होती है और इसमें आनुवंशिक विविधता होती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होता है। यही इसमें कुछ खास अंतर थे जो हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। तो आज हमने सेल डिवीजन के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में कल की जो क्लास आएगी दोस्तों, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को उसके डायग्राम के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझाने का आप लोग को प्रयास करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप सब वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो बीएससी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।